तो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स की कई बुक्स आपने तो जरूर पढ़ी होगी, एच.सी. वर्मा का भी नाम सुना होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन क्या आपको यह पता है कि फिजिक्स क्या होता है? तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि फिजिक्स क्या होता है। ये देखो यार, फिजिक्स के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, यहां पे लिख दिया फिजिक्स, ये अपना फिजिक्स। बेटा मैं आपको बताऊं, फिजिक्स एक लैटिन वर्ड से, जैसे अपना बहुत सारा शब्द होता है ना, अपने गांव के बोलचाल के भाषा में भी कई सारे शब्द होते हैं, हमने एक शब्द ले लिया लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड? लैटिन वर्ड। जैसे अपना इंडिया में क्या चलता है बेटा, इंडिया में भाषा चलती है हिंदी, उसी तरह ग्रीक कंट्री है, ग्रीक कंट्री में भाषा चलती है लैटिन, और उसी लैटिन शब्द से, उसी लैटिन वर्ड लैंग्वेज से एक शब्द लिया गया है, एक वर्ड लिया गया है फ्यूसिस, और इसी फ्यूसिस का अर्थ, यानी फ्यूसिस का मतलब होता है बेटा नेचर, और इसी नेचर शब्द से फिजिक्स बना हुआ है। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे कि फिजिक्स क्या होता है, तो फिजिक्स एक लैटिन वर्ड फ्यूसिस से बना हुआ है जिसका मतलब होता है नेचर। तो जब भी हम लोग नेचर की स्टडी करते हैं, नेचर में तो बहुत कुछ है। क्या सन का राइज होना, सुबह में सूर्योदय होता है, सन उगते हैं, सूरज भगवान निकल रहे हैं, तो क्या ये नेचुरल फेनोमेना नहीं है? तारों का टिमटिमाना, ये नेचुरल फेनोमेना नहीं है? हवा का, एयर का फ्लो करना, ये नेचुरल फेनोमेना नहीं है? ये सारे तो नेचुरल ही फेनोमेना है। तो जी हां, इन सारे नेचुरल फेनोमेना के बारे में, यानी नेचर के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसी को फिजिक्स कहते हैं। आज के बाद आप सभी को याद हो चुका है कि फिजिक्स इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फ्यूसिस। फिजिक्स एक लैटिन वर्ड फ्यूसिस से बना है जिसका मतलब होता है नेचर, और उसी नेचर वर्ड से हम लोग फिजिक्स सीख गए कि फिजिक्स हमारा लैटिन वर्ड से बना हुआ फ्यूसिस, जिसका मतलब होता है नेचर। सो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ इज कॉल्ड फिजिक्स, यानी नेचर की स्टडी और उसमें कौन कौन से नियम हैं, इसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। अब जब हम ये जान गए कि फिजिक्स क्या होता है, तो इसके कुछ और कॉन्सेप्ट को जानते हैं। देखो ये आप नोट जरूर कर लेना, लिख जरूर लेना बेटा कि फिजिक्स लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब क्या होता है? नेचर होता है। अगर मैं आगे की बात करूं, फिर से अपना डिजिटल मार्कर मैंने उठा लिया, थोड़ा डिजिटल में मैं नया हूं, तो आप लोग का कोऑपरेशन रहेगा तो बहुत जल्दी मैं इसको बहुत ही अच्छे से करूंगा आपके लिए। ये मैंने आपको फिजिक्स तो बता दिया कि फिजिक्स किस वर्ड से बना है। एक चीज और बताता हूं मैं, आपने सुना होगा आइंस्टीन का कॉन्सेप्ट E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E मतलब क्या होता है बेटा? एनर्जी, और M मतलब क्या होता है? मास, और C मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू यार हम लोग 10th में ही सीखे थे, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, फिजिक्स का एक और डेफिनेशन, एक नया डेफिनेशन, कि जिस पार्टिकल या जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा? मास होगा, बिकॉज सी तो क्या है? कांस्टेंट है। मतलब जहां मास है वहां एनर्जी है। एक तरह से हम लोग बात को, कॉन्सेप्ट को समझे, जहां मास है वहां एनर्जी है, और जहां एनर्जी है वहां मास है। तो तुम पूछ सकते हो कि सर क्या हर जगह जहां भी मास होगा वहां एनर्जी होगी? बिल्कुल होगी। मैं इसको तुम्हें अभी के अभी दिखा सकता हूं, लाइव दिखा सकता हूं बेटा। जैसे ये जो मैंने मार्कर हाथ में ले रखा है, बताओ इस मार्कर में कुछ मास है कि नहीं? तुम बोलोगे कि हां सर इसमें तो मास है। अब इस मास को अगर मैं पटक दूं फ्लोर पे, या अपने हाथ पे इस तरह से फेंक दूं, पटक दूं, जैसे मैंने इस मार्कर को अभी लो नीचे पटक दिया, तो जैसे ही मैंने मार्कर को नीचे पटका तुम्हें कुछ ना कुछ साउंड सुनाई दी होगी, आवाज सुनाई दी होगी। तो बेटा आपने तो यह भी पढ़ा है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आपने देखा कि इस मार्कर में मास है, और इस मास को जैसे मैंने फेंका तो इससे क्या रिलीज हो गई, क्या निकल गई? एनर्जी। इसका मतलब तो यह हुआ कि आइंस्टीन ने जो अपना इक्वेशन दिया है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहां मास है वहां एनर्जी है, और जहां एनर्जी है वहां मास है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीप में सीखते हैं। आपके घर में गर्मी के दिनों में खासकर आप लोग फैन चलाते हो, फैन से आपको क्या मिलती है बेटा? हवा मिलती है ना, एनर्जी मिलती है ना, विंड एनर्जी। तो अब जरा सोचो कि
फैन में बेसिकली एनर्जी कहां से आई, फैन में एनर्जी कहां से आई। अगर मैं फैन की बात करूं तो फैन में हमें क्या मिल रहा है, विंड मिल रहा है, हवा मिल रहा है, विंड एनर्जी मिल रही है। अब अगला क्वेश्चन यह है कि विंड एनर्जी फैन में आई कहां से। तो जरा डीप लेवल में सोचो ना, फैन अटैच किससे है, वायर से अटैच है, तार जुड़ी हुई है, और उस तार में क्या फ्लो हो रहा है, तार में बेटा फ्लो हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉन। और अब आप ही बताओ, आपने स्टडी किया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। हर एक इलेक्ट्रॉन में, एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के अंदर बेटा इतना मास होता है, याद कर लो। और जब इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना मास होता है तो तुम खुद सोचो, वायर में एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली वायर में फ्लो हो रहे हैं तो इन मास के वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है, और वही एनर्जी हमें विंड के फॉर्म में, हवा के फॉर्म में फैन से मिलती है। तो तुमने आज शानदार कॉन्सेप्ट सीख लिया कि जहां भी मास है वहां एनर्जी होगी। फैन, इस मार्कर में मास है, इसको मैंने फेंका तो एनर्जी रिलीज हुई साउंड के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन में मास है तो तार में यानी वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है जिससे करंट पैदा होती है, और उस करंट से फिर क्या होता है, पंखा चलता है, पंखा मूव होता है और फिर हमें विंड एनर्जी मिलती है। तो आज का आपका ये जो कॉन्सेप्ट है, दो डिफिनेशन आपको मिला है कुल मिला के। एक तो डिफिनेशन मिला पुराने कॉन्सेप्ट पे, ओल्ड कॉन्सेप्ट पे। ओल्ड कॉन्सेप्ट का डिफिनेशन क्या है बेटा, कि जो फिजिक्स है अपना, जो अपना फिजिक्स है, जो फिजिक्स है वो लैटिन वर्ड से बना था। और इसका मतलब क्या था, लैटिन वर्ड से बना था, इसका मतलब क्या था बेटा, नेचर। और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जो अपना फिजिक्स है वो आइंस्टीन के इक्वेशन को भी फॉलो करता है, E = mc²। ये पहला कॉन्सेप्ट, ये दूसरा कॉन्सेप्ट, कि जहां भी मास है वहां कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो नया डिफिनेशन क्या मिल गया कि द कन्वर्जन और द इंटरेक्शन, द कन्वर्जन और इंटरेक्शन ऑफ मास टू एनर्जी एंड एनर्जी टू मास मीन्स, जहां बेटा मास है वहां एनर्जी होगी, जहां एनर्जी होगी वहां मास आएगा। इस कन्वर्जन को, इस एक दूसरे में बदलने को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन का इक्वेशन, या एक तरह से नया डेफिनेशन किसका, फिजिक्स का। तो आज बेटा आपने फिजिक्स के दो डेफिनेशन सीख लिए, एक तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के आधार पे और एक न्यू कॉन्सेप्ट के आधार पे। अब मैं आप सभी से पूछता हूं, फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड। ये मेरा एक क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू मैं बोल रहा हूं। फिजिक्स किस शब्द से बना हुआ है, हिंदी शब्द से कि इंग्लिश शब्द से कि उर्दू शब्द से कि लैटिन शब्द से? कितने लोग सही बता रहे हैं? हां, अब तुम लोग का आंसर सही आ गया, लैटिन शब्द से। तो लैटिन वर्ड है फ्यूसिस, जिससे हमारा फिजिक्स बना हुआ है। तो सर आज आपने इतना तो समझा दिया कि फिजिक्स क्या होता है और किस वर्ड से बना है। इसके आगे की कॉन्सेप्ट क्या है? तो बेटा इसके आगे का कॉन्सेप्ट मैं लेके चलता हूं आपको, कि पहले तो हमने जाना कि फिजिक्स क्या होता है, अब हम लोग जानने वाले हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, या जिस भी चीज पे अपन फिजिक्स पढ़ते हैं वो क्या होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये तो हमें समझ में आ गया कि फिजिक्स, ये डिजिटल वाला थोड़ा फास्ट करना होगा मुझे। ये जो अपना फिजिक्स है ये क्या होता है, मींस व्हाट इज फिजिक्स, तो तुम्हें अब समझ में आ गया। ये लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है नेचर, यानी नेचर की स्टडी करना फिजिक्स है। लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि जहां पे फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं उसको क्या कहते हैं। अब मुझे तुम बताओ कि इस मार्कर के अंदर कुछ मास है कि नहीं? मास है, उठा के देखो, इसमें कुछ मास है, बिल्कुल मास है। वो छोड़ो, तुम अपने आप को देखो। जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स अभी मुझे देख रहे हैं, आप खुद को सोचो, आप सभी में मास या वेट है कि नहीं है? है। और सोचो, पंखे के अंदर मास है कि नहीं? है। नोटबुक, जिस किताब, जिस कॉपी से आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें मास है कि नहीं? है। तो दुनिया में हर जगह मास है, दुनिया में हर जगह क्या है? मास है।
और जहां मास है वहां एनर्जी भी होगी, क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने आइंस्टीन वाले थ्योरी में बताया था कि भाई जहां मास है वहां एनर्जी होगी, और जहां एनर्जी है वहां तो मास होना ही होना है। उसी कन्वर्जन को हम फिजिक्स कहते हैं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये जरा मेरी माइक है तो इस माइक को मैं लगा लेता हूं। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है कि हम फिजिक्स, जिस भी क्वांटिटी पे फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं उसको कहते क्या हैं। जैसे सपोज करो मैं बोलूं कि इस मार्कर पे मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, तो बेटा इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जिस भी चीज पे हम फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। जहां भी हम लोग फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं उस क्वांटिटी को क्या नाम देते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मींस आज के बाद मैं बोलूं कि इस मार्कर पे हम लोग फिजिक्स पढ़ाई करने वाले हैं, तो ये मार्कर नहीं है, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब तुम बोलोगे कि सर मैं अपने बुक बोलूं कि फिजिकल क्वांटिटी बोलूं, मैं अपने पेन को, मार्कर को पेन बोलूं कि फिजिकल क्वांटिटी बोलूं, मैं अपने आप को तुम्हारा जो भी नाम होगा, क्या नाम है, सुरेश, रमेश, अल्फा, बीटा, गामा, जो भी है बेटा, वो बोलूं कि फिजिकल क्वांटिटी बोलूं। तो आज के बाद ये प्रकाश सर की लाइन याद रखना बेटा कि सबसे पहले अपने आप को फिजिकल क्वांटिटी बोलो। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर एक क्वांटिटी पे हम फिजिक्स पढ़ सकते हैं। सपोज करो ये मार्कर है, अब सोचो इस मार्कर में इंक फ्लो हो रहा है कि नहीं। और फिजिक्स में क्लास 11th में एक टॉपिक आता है बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग यही पढ़ते हैं कि किसी पाइप में, किसी टनल में फ्लूइड कैसे फ्लो करता है। आखिर ध्यान से सोचो, इस मार्कर के अंदर एक वो लगा होगा, इंक लगा होगा, और वो इंक फ्लो कर रही है, तभी तो ये मार्कर से हम लोग लिख पा रहे हैं। तो जहां भी हम फिजिक्स पढ़ सकते हैं या जिस भी चीज पे हम फिजिक्स पढ़ सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। ये मार्कर फिजिकल क्वांटिटी है, मैं तो फिजिकल क्वांटिटी हूं ही। क्यों? बिकॉज मेरे अंदर मास है, मेरे अंदर वेट है, मैं चलता हूं तो मैं मोशन करता हूं। तो जहां भी, जिस भी ऑब्जेक्ट पे हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब बेटा ये जो अपना फिजिकल क्वांटिटी है यार, ये दो टाइप का होता है। फिजिकल क्वांटिटी आपका दो टाइप का होता है। एक होता है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक होता है बेटा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक क्या होता है, फंडामेंटल, और एक होता है डिराइव। एक अपना फंडामेंटल होता है और एक होता है डिराइव्ड। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, ये जो अपना फंडामेंटल है, इस फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल का मतलब होता है बेटा बेसिक। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, बेसिक। जैसे अब जरा आप सभी से मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ये बताओ कि आपने अपने घरों में रोटी बनते हुए, पूड़ी बनते हुए, ठंड के दिनों में बाटी चोखा तो जरूर खाए होगे, बाटी बनते हुए देखा होगा। अब मुझे तुम ये बताओ कि रोटी हो, चाहे पूड़ी हो, चाहे पराठा हो, चाहे बाटी हो, किस चीज से बनता है? तो तुम सभी का आंसर क्या है? आंसर है आटा। तो बेटा आटा से हम पूड़ी भी बना सकते हैं, बाटी भी बना सकते हैं, पराठा भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं। लेकिन क्या हम पूड़ी से आटा बना सकते हैं? क्या बाटी से आटा बना सकते हैं? क्या पराठा से आटा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो जिस तरह आटा है तो हम बाद बाकी कई सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसी तरह फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब बेसिक क्वांटिटी, ये वो क्वांटिटी है जिससे हम लोग फिजिक्स के अंदर कई सारे दूसरे क्वांटिटी को फॉर्म कर सकते हैं और बना सकते हैं। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी बेटा 7 होता है। मैं पहले तो नाम लिखूंगा, उसके बाद इन क्वांटिटीज को आपको याद कराऊंगा, ठीक है? तो पहले देखो नाम, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, मेरे साथ बोल दो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। उसके बाद बेटा आता है लुमिनियस इंटेंसिटी। क्या आता है? लुमिनियस इंटेंसिटी।
उसके बाद एक आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट आता है बेटा करंट। अब जरा समझो बात को, ये 7, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया ना कि बाटी बनाना है, चाहे पूरी बनाना है, चाहे पराठा बनाना है, चाहे रोटी बनाना है, सबके लिए क्या चाहिए? आटा चाहिए। उसी तरह फिजिक्स में तुम्हें वेलोसिटी पढ़ना है, चाहे स्पीड पढ़ना है, चाहे मोमेंटम पढ़ना है, चाहे फोर्स पढ़ना है, चाहे थ्रस्ट पढ़ना है, चाहे डेंसिटी पढ़ना है, चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ना है, मैं बोलते चला जाऊंगा। कितनी भी क्वांटिटी को पढ़ना है, उन सबको बनाने के लिए यही तो 7 को चाहिए ना जी। ये 7 अगर तुमने समझ लिया, ये 7 क्वांटिटी को अगर याद कर लिया, तो इन्हीं से 1700 क्वांटिटी, 17,000 क्वांटिटी। और मैं तो इतना बोलने जा रहा हूं कि फिजिक्स में जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो मेन है वो फंडामेंटल है, और इससे जो बनेगा डिराइव क्वांटिटी होगा, तो सारे डिराइव क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी से बना सकते हैं। अब देखो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और करंट, सबको याद हो गया होगा। लेंथ माने लंबाई, समझ ही रहे हो। मास मतलब, मास का मतलब क्या है? हम सभी के अंदर मास है। देखो, मास और वेट में थोड़ा अंतर है, वैसे फिजिक्स के लैंग्वेज में चलेंगे तो मास और वेट में अंतर है, वो हम लोग जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर करेंगे। फिलहाल समझ लो, मास का मतलब एक तरह का कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी जिस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जो कि चेंज नहीं हो सकता है, वो मास है। मास इज कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो लेंथ हो गया पहला, दूसरा मास हो गया, तीसरा टाइम। समझ ही रहे हो, कोई भी काम को करने के लिए आपको समय चाहिए, बिना समय के तो कुछ हो नहीं सकता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब, अब टेम्परेचर तो अभी के समय में सबको ही समझ रहा होगा भैया। इतनी ज्यादा सर्दी पड़ रही है, इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कि इस ठंड में बिना हीटर के, बिना गीजर के अगर तुम्हें कह दिया जाए सुबह में उठ के नहाने के लिए, तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो मतलब कुल मिला के बेटा टेम्परेचर भी जरूरी है, बॉडी का टेम्परेचर जरूरी है। अगर हमारे बॉडी में हीट ही नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लुमिनियस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? लुमिनियस इंटेंसिटी का मतलब होता है चमक। अब जरा एग्जांपल समझना, तुम सभी ने कैंडल भी देखा है, मोमबत्ती भी देखा है, ये अपना CFL बल्ब भी देखा है, LED बल्ब भी देखा है, इमरजेंसी लाइट भी देखा है, और हम लोग तो बहुत पुराने लोग हैं तो भाई लालटेन भी देखे हैं। कई सारे अभी वाले बच्चे लालटेन समझ नहीं रहे होंगे, लेकिन हम लोग तो लालटेन से भी पढ़ाई की है। तो देखो, हर चीज से अलग अलग लाइट निकलती है। जितनी चमक, जितनी लाइट लालटेन से निकलती है, क्या उतना ही CFL से निकल जाएगा? ज्यादा किससे निकलेगा? LED से, CFL से, इनसे ज्यादा लाइट निकलेगा। लेकिन अगर तुमसे हम कह दें कि भाई मोमबत्ती जलाओ, और आज कल नहीं होता जी कैंडल लाइट डिनर, कैंडल लाइट डिनर में, अब क्या कैंडल लाइट डिनर तो घर में हम कर सकते हैं, लेकिन अगर कह दिया जाए कि शादी है, शादी में कैंडल लाइट जला दो, उसी से शादी हो जाए, ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कैंडल से जो रोशनी निकलती है ना बेटा, वो कम निकलती है, और CFL, LED, हैलोजन, इनसे जो रोशनी निकलती है वो ज्यादा निकलती है। तो उसी लाइट की इंटेंसिटी यानी रोशनी को मापने का एक यूनिट है, एक सिस्टम है, उसको अपना हम लोग कहेंगे लुमिनियस इंटेंसिटी। इसके बाद 6th, 6वां नंबर पे आपका आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी, जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर एक शब्द सुना होगा मोल, तो वो बताते हैं कि भाई 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल मिलाकर के एक मोल बनता है। उसी तरह ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब है कि वो जो कोई भी सब्सटेंस है, कोई वस्तु है, वो कितने पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, उसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से। और लास्ट चीज आपका क्या है बेटा? 7वां करंट। करंट तो आपको पता ही है, बिना लाइट के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप आज के मॉडर्न लाइफ में सरवाइव नहीं कर सकते हो। बिकॉज आपका कोई भी मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे बल्ब हो, चाहे फैन हो, गीजर हो, कुछ भी हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए। बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलेगा नहीं। अब देखो, इसमें आपके जितने भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे CUET ले लो, चाहे BSc इंट्रेंस ले लो, या नर्सिंग का एग्जाम का इंट्रेंस ले लो, या अपना 11-12 का लेवल का कोई भी इंट्रेंस एग्जाम ले लो, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी। इस चीज के लिए मैं आपको इन 7 का यूनिट बता देता हूं। एक बार 7 क्वांटिटी का नाम हम लोग फिर से याद कर लेंगे। बोलो, लेंथ, मास, टाइम,
टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और करंट। ये तो 7 हो गए। अब इन सातों का यूनिट पकड़ लो, यूनिट पकड़ लो बेटा, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट में आ गया लेंथ का बेटा मीटर, लेंथ का क्या आ गया मीटर, मास का आ गया केजी किलोग्राम, टाइम का बेटा आ गया आपका सेकंड, टाइम का क्या आ गया सेकंड, और टेम्परेचर का बेटा आ गया आपका केल्विन, टेम्परेचर का क्या आ गया केल्विन, और लुमिनियस इंटेंसिटी का बेटा होता है कैंडला, कैंडला सीडी से इसको डिनोट करते हैं, सीडी से कैंडला को डिनोट करते हैं। यही मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी। इसका आंसर क्या होगा बेटा, द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी इज कैंडला, द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी इज कैंडला। तो ये आपका कैंडला हो गया। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बेटा होता है आपका मोल, और लास्ट हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट, करंट का होता है एम्पियर। ये 7, इसको याद कर डाला लाइफ झिंगा लाला, ठीक है बेटा। इस सातों यूनिट को अगर आपने पकड़ लिया तो आपके एंट्रेंस में हो सके कि एक प्रश्न इससे जरूर आ जाए, एक क्वेश्चन जरूर आ जाए। कौन सा क्वेश्चन आ जाए, दो, देखो इन सातों में दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, एक लुमिनियस इंटेंसिटी वाला और एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वाला। इन दो क्वांटिटी का यूनिट कई बार पूछा जा सकता है अगर बेसिक फिजिक्स से कोई क्वेश्चन आएगा तो। एक बात ध्यान रखना मेरा, इंसान के हौसलों से कुछ बड़ा नहीं, हारा तो वो जो कभी लड़ा नहीं। आप सभी जब तैयारी करते हो ना, कभी कभी लगता होगा कि अरे इतना तैयारी करते हैं। दुनिया में कोई भी स्टूडेंट अगर सक्सेसफुल हुआ है तो बहुत मेहनत करके ही बढ़ा है। इसीलिए प्रकाश सर का ये डायलॉग याद रखना, इंसान के हौसलों से कुछ बड़ा नहीं, हारा तो वो जो कभी लड़ा नहीं। तुम सभी फाइटर हो, तुम सभी फाइटर हो, इसीलिए तुम इतनी ठंडी में भी जबरदस्त मेहनत कर रहे हो। आज हम लोग ये जो फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए हैं, इस कॉन्सेप्ट से अभी मैं आगे के क्लासेज में क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, और ऐसे पावरफुल और ऑर्गेनाइज्ड कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स का आपको मैं दूंगा कि जिससे आपके एंट्रेंस में अच्छे नंबर आने की संभावना बहुत ही अच्छी होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग को क्लियर हो चुका है कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं, 7। ये भी क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं भैया, 7 होते हैं। कौन कौन से, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और करंट। सातों की यूनिट भी याद हो गई। अब मैं जिस तरह तुम्हें एग्जांपल दे रहा था कि घर में आटा है तो उससे मन करे तो पूरी बना लो, चाहे रोटी बना लो, चाहे बाटी बना लो, उसी तरह जब ये सातों फंडामेंटल क्वांटिटी आपके पास आ चुकी है तो इन सातों से आप हजारों हजार क्वांटिटी बनाओ, उसी को कहते हैं डिराइव्ड। तो अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बेटा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या पढ़ेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब ये जैसे मैंने बोला ना कि फंडामेंटल क्वांटिटी तो 7 है, अब कोई पूछे कि डिराइव्ड क्वांटिटी कितने हैं, तो भैया ये काउंट हम लोग नहीं कर सकते, बिकॉज 7 को छोड़ के फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 हैं उनको छोड़ दिया जाए तो जितने भी बचे हुए हैं सब तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ही है। अब जैसे मैं तुमको यहां ट्रिक दिखाता हूं, सबसे पहले मैं डिराइव में लेता हूं डिस्टेंस। बच्चों आप लोग बचपन से यही पढ़ते आ रहे हो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अगर कोई हिंदी में पढ़ा होगा तो दूरी इक्वल टू समय गुने चाल, ये जरूर पढ़ा होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां से बोलूं कि मुझे स्पीड निकालना है तो स्पीड इक्वल टू तुम बोल दोगे कि भैया डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। अब तुम्हें करना क्या है, ये सातों जो मैंने अभी फंडामेंटल क्वांटिटी बताया था तुम्हें, फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 बताया था, क्या बताया था, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और करंट। तो लुमिनियस लेंथ को क्या कहते हैं, एल। तुम्हें करना क्या कि इन्हीं सातों में से कोई ना कोई क्वांटिटी चुनना है, किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। तो बेटा अब तुम खुद सोचो, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, दूरी मतलब हम कितना चले हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इन सातों में से कोई चीज इसके डिस्टेंस के पे रखो तो तुम सोचोगे क्या रखना चाहिए, मास की, टाइम की, लेंथ।
बिल्कुल सही, लेंथ, क्योंकि लेंथ मतलब एक तरह की लंबाई, और लंबाई माने डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के जगह पे हमने एल रख दिया, और टाइम के जगह पे तो टी रखोगे ही रखोगे। स्पीड ये आपकी हो गई। अब ये बताओ, मैथ्स में हम लोगों ने सीखा है कि जिसकी पावर कुछ नहीं रहती उसकी पावर 1 होती है। इस टी की पावर क्या है, 1 है, और ये डिनोमिनेटर में प्लस में है तो ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये बेटा एल टी माइनस 1। अब तुम खुद देखो, एल तो है, टी है, एम है इसमें नहीं है। तो जो नहीं रहे, खासकर इन सातों में 3 मेन होते हैं, लेंथ, मास और टाइम। तो एल है, टी है, एम नहीं है, तो एम लिख के अपने मन से उसकी पावर में 0 लिख दो और इसको एक ब्रैकेट के अंदर डाल दो। इसी चीज को कहते हैं बेटा डायमेंशन। क्या कहते हैं, डायमेंशन। डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं विमा। तो आपने एक साथ दो एक तीर से डबल निशाना, मतलब आप पढ़ तो रहे हो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन साथ ही साथ आपने क्या सीख लिया कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं। क्योंकि जब हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं बेटा, तो बनाते किससे हैं, फंडामेंटल से ही बनाते हैं। और जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड क्वांटिटी बना रहे होते हैं, उसी प्रोसेस में हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एल एम टी और उसके पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, विमा यानी डायमेंशन कहते हैं। क्लियर है। अभी मैं बहुत सारे निकाल के बताऊंगा, ये वाला नोट भी कर लो, स्पीड वाला। स्पीड तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग लेते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी पहले बताओ कि फंडामेंटल की डिराइव। तो तुम कहोगे कि सर फंडामेंटल तो हो नहीं सकता, बिकॉज फंडामेंटल तो वही 7 होते हैं, उनको छोड़ के जो कुछ भी आप लिखोगे सब क्या है, डिराइव है। यानी वेलोसिटी क्या है बेटा, डिराइव है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सभी ने 9th क्लास से ही पढ़ना शुरू किया होगा। तो वेलोसिटी में पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। किसी को याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, अभी याद कर लो। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब फिर सोचो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोई भी दो बिंदु के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे ये ए और बी है, तो ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको क्या नाम देंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम देंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख देंगे, एक तरह की दूरी है, तो दूरी के लिए लंबाई आती है तो एल लिख देते हैं, और टाइम के लिए टी लिखेंगे। इसकी पावर कुछ नहीं है, 1 है, नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। एम नहीं है तो अपने मन से लिख के 0 बैठा दो। तो देखा आपने कि वेलोसिटी को भी आपने क्या किया, फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ और टाइम और मास के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इसी चीज को क्या बोलेंगे, डायमेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, डायमेंशन बोलेंगे। और ये जो वेलोसिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तुम क्या कर सकते हो, अगर 7 हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और करंट, ये 7 हैं, तो इनको छोड़ के बाद बाकी कुछ भी रहे वो सब क्या है, डिराइव क्वांटिटी। और डिराइव क्वांटिटी को ही हम लोग क्या करते हैं, जब एल एम टी के फॉर्म में लिखते हैं और उसके पावर के फॉर्म में, और इस तरह से ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, तो यही चीज क्या कहलाती है बेटा, ये कहलाती है डायमेंशन। क्लियर है। हम आज कुछ ऐसे डायमेंशन भी आपको सिखाने वाले हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी तुरंत सिखाएंगे। ये तो समझ में आ गया कि स्पीड, वेलोसिटी, ये सब क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे हम लोग लेते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बेटा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है आपका वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी पीछे सीखे हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और एक ये वाला भी टाइम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट के यहाँ पे क्या रख सकते हो, एल। अब टाइम सोचो, एक एक कितने बार हो गया, 2 बार, तो टी स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 2, एम नहीं है इसमें तो एम की पावर 0 डाल दो, ब्रैकेट में डाल दो। ये हो गया आपका किसका, एक्सीलरेशन का। अब बताइए, क्वेश्चन यहां पे है
एक्सीलरेशन इज फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। एक्सीलरेशन बेटा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है कि डिराइव क्वांटिटी है? तो अगर आपसे बोला जाए तो एक्सीलरेशन कौन से क्वांटिटी में आएगा? डिराइव क्वांटिटी। क्यों डिराइव में आएगा? बिकॉज अगर हम देखें तो हमने एक्सीलरेशन को क्या कर दिया, एल, एम और टी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो एल, एम, टी और उसके पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए वही तो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये एक्सीलरेशन आपका कौन सा क्वांटिटी हो गया? डिराइव क्वांटिटी हो गया। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा। फोर्स का बात करते हैं। फोर्स, अब बताओ बेटा फोर्स क्या होता है? आप सभी ने हमेशा कई बार सुना होगा फोर्स होता है, फोर्स मतलब बल होता है, जिससे हम किसी चीज को धक्का दे दे या खींच ले उसको बल कहते हैं। किसी को थप्पड़ मार दे, किसी से लड़ाई हो गई तो अभी फोर्स लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है। लिखने पढ़ने में अगर हम पेन से पेपर पे लिख रहे हैं तो वहां भी हमें बल लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। तो फोर्स का नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। अब मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि ये बताइए कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? याद है किसी को? नहीं है, कोई बात नहीं। सभी ने आज तक कभी ना कभी बचपन में अपने मम्मी से थप्पड़ तो जरूर खाया होगा। मम्मी का थप्पड़ याद है? तो जब मम्मी का थप्पड़ याद है तो उस थप्पड़ से क्या लगता था हमारे गाल पे? फोर्स लगता था। और लगाती कौन थी? मम्मी। मम्मी को थोड़ा रिस्पेक्ट दे दे तो क्या बन जाएगा बेटा? मां। मां बनेगा ना मां। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया मां। यही ट्रिक है, क्योंकि तुम्हें फोर्स यानी जो थप्पड़ मारा है किसने मारा है? मां ने मारा है। इसलिए फोर्स का फॉर्मूला भी होता है मां। मां मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन। एम मतलब हो गया बेटा मास और ए मतलब हो गया आपका एक्सीलरेशन। अब मास तो जो सात हमने पढ़ा है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और करंट, इन सातों में मास तो है ही, तो मास के जगह पे तो मास ही रखेंगे। लेकिन एक्सीलरेशन के जगह पे अभी हमने पीछे पढ़ा कि एक्सीलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी बाई टाइम। और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और ये वाला एक और टाइम तो टी स्क्वायर। तो फाइनली फोर्स को हम एम एल टी माइनस 2 लिख सकते हैं। यानी ये जो हमने देखा कि फोर्स को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, एम एल टी के फॉर्म में लिख दिया, तो फोर्स क्या हो गया हमारा? फोर्स हो गया डिराइव क्वांटिटी। और ये जो हमने लिखा इसको क्या बोलेंगे? डायमेंशन। तो फाइनली आज आपने एक साथ दो टॉपिक क्लियर कर लिया कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को कैसे प्रूफ करेंगे कि कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है, और साथ ही साथ उसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे। अब एक दो क्वेश्चन हम इंट्रेंस वाले ले लेते हैं जो इंट्रेंस में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी? कैपिटल जी सुने हो? पार्ले जी बिस्किट खाए हो ना, तो बिस्किट के लास्ट में क्या लगा होता है? ऐसे कैपिटल जी लगा होता है, वही जी। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी? तो बेटा उस कैपिटल जी का मतलब वो पार्ले जी वाला जी मत समझ लेना, वो तो मैंने ऐसे ही कहा। जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, शॉर्ट में इसको मैं बोलूंगा जी फॉर यूजीसी। यूजीसी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी जो कैपिटल जी है, क्या इसका डायमेंशन निकलता है? और निकलता है तो कितना होता है? ये चार ऑप्शन देके आपसे पूछेगा। तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैपिटल जी का डायमेंशन आखिर हम कैसे निकाल पाएंगे। तो देखो बेटा, फोर्स का फॉर्मूला जैसे दो मास है,
एक मास है m1 और दूसरा मास है m2 और इनके बीच की दूरी है r, यानी दोनों मास के बीच की डिस्टेंस है r। तो दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। 9th क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और यह भी पढ़ा होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों मास के। जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, यानी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका, ये सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों को मिला लो, कंबाइन कर लो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r²। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाइए और हमेशा एक कांस्टेंट लाइए। ये डायलॉग याद कर लो। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथ्स में, खासकर साइंस सब्जेक्ट में, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो वहां पे क्या लाना होगा? हमें एक कांस्टेंट लाना होगा। तो यहां पे हम एक कांस्टेंट देने वाले हैं बेटा, कैपिटल G। तो F इक्वल टू G m1 m2 बाई r²। ये हो गया क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। आप कहोगे कि सर आप तो हमें ये कैपिटल G का यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन सिखा रहे थे, क्वेश्चन तो ये पूछा है। बिल्कुल वही सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने ये फॉर्मूला सिखा दिया ताकि तुम्हें ये याद रहे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू G m1 m2 बाई r² होता है। अब इस फॉर्मूले का यूज करके, ये वाला फॉर्मूला जो है ना, इस फॉर्मूले का यूज करके अभी हम लोग कैपिटल G का डायमेंशन निकाल लेंगे तुरंत। आगे मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं, मान लो ये ले लिया। अभी पढ़ा F इक्वल टू G m1 m2 बाई r²। तो अगर मैं कहूं कि यहां से G की वैल्यू निकालो, तो G की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, F r² और m1 m2 अपॉन में आ जाएगा इक्वल टू G। मींस मुझे तो ये यूजीसी जो है अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन निकालना है। और इसको समझाने के लिए मैंने पहले आपको फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा दिया ताकि आपको ये समझ में आए कि आखिर कैपिटल G आया कहां से। इसके बाद G की वैल्यू हो गई आपकी F r² अपॉन में m1 m2। G की वैल्यू क्या हो गई? F r² अपॉन में m1 m2। अब आज की जरा पीछे की पढ़ाई को याद करो। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें फोर्स का डायमेंशन निकलवाया है। पलटो कॉपी का पेज पलटो। हाँ देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ सही बोल रहे हो, MLT-2। फोर्स का जो डायमेंशन है वो ये अभी अभी मैंने आपको सिखाया था, MLT-2। और जो R है, R मतलब क्या होता है? दूरी, डिस्टेंस। तो इसके जगह पे तो हम R के जगह पे L² लिख सकते हैं, बिकॉज R मतलब L और स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। अपॉन में m1 m2, ये दोनों मास है तो इसके जगह पे मास लिख दो, क्योंकि फिजिक्स में m1 हो, m2 हो, m3 हो, है तो मास ही, तो उसके जगह पे हमने m लिख दिया। अब बेटा यहां से एक m से एक m को कैंसिल कर दो, तो नीचे में तुम्हारे पास कितना बचा? एक m बचा। ऊपर में क्या बचा? यहां पे एक l है और यहां पे 2l है, तो कुल मिला के l³ हो जाएगा, t-2 हो जाएगा और नीचे में एक m बचेगा। जो बचा है m है उसकी पावर कितनी है? 1। जो नीचे में 1 पावर है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 पावर में आ जाएगा। तो यह आ जाएगा आपका m-1 l³ और t-2। ये हो गया आपका डायमेंशन। किसका डायमेंशन? कैपिटल G का डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज डायमेंशन ऑफ कैपिटल G? व्हाट इज डायमेंशन ऑफ कैपिटल G? तो कैपिटल G का डायमेंशन आपने सीख लिया कि कैपिटल G का डायमेंशन m-1 l³ और t-2 होता है। इसी तरह से कई सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका डायमेंशन निकलता है और एग्जाम में आता है। ये वाला जो क्वेश्चन है कैपिटल G का डायमेंशन निकालने के लिए, ये बहुत बार पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको आपको सिखा दिया। इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अपना जो कोई फिजिकल, ये तो समझ में आ गया आज की फिजिक्स क्या होता है। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? आज पहला तो सीखा कि फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स किस वर्ड से बना हुआ है बताओ?
फ्यूसिस, बिल्कुल सही। फिजिक्स किस वर्ड से बना हुआ है? इसके बाद हम लोगों ने सीखा कि जो जिस भी चीज पे, जिस भी क्वांटिटी पे हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं उसको कहते क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स का होता है, फंडामेंटल और डिराइव। अब कोई बच्चा अगर तुमसे कह दे कि नहीं, फंडामेंटल डिराइव के अलावा और भी होता है, क्या होता है, स्केलर और वेक्टर, तो कहना कि भाई स्केलर भी होता है, वेक्टर भी होता है, टेंसर भी होता है, बहुत सब होता है, लेकिन जो मेन टाइप्स है वो तो दो ही होता है, फंडामेंटल और डिराइव। इसलिए आज हमने उसकी बात की। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं? 7। कौन कौन से होते हैं? बोलो मेरे साथ, बोलो। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और करंट। और सातों का यूनिट भी याद कर लिया हमने। फिर हमने सीखा कि उन फंडामेंटल क्वांटिटी से जो नए क्वांटिटी को हम बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बेटा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी भी हमने समझ लिया। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के कई सारे एग्जांपल देखे, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमने देखा कि जैसे ही किसी डिराइव फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में किसी भी डिराइव क्वांटिटी को जब हम लिखते हैं तो हमेशा हर बार क्या आता है, एम एल टी, और उसकी कुछ ना कुछ पावर आती है। इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को डायमेंशन कहते हैं। और आज हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन भी निकाल लिए, जैसे स्पीड का निकाल लिया, वेलोसिटी का निकाल लिया, फोर्स का निकाल लिया, एक्सीलरेशन का निकाल लिया। इसके साथ साथ एग्जाम के लिए जो एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है कैपिटल जी, उसका भी डायमेंशन निकाल लिया। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी, तो वो भी हमने निकाल लिया। आज की क्लास में इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में सारे क्वांटिटी का डायमेंशन हम नहीं निकाल सकते हैं। ये तो पता है कि फंडामेंटल से डिराइव्ड क्वांटिटी बनता है, लेकिन क्या सारे डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन भी निकलता है? तो नहीं। कुछ ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिनका डायमेंशन निकलता है और कुछ ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिनका डायमेंशन नहीं निकलता है। जैसे इंग्लिश में तुमने शब्द सुना होगा कैरेक्टर और कैरेक्टरलेस। भाई जिसका अच्छा कैरेक्टर है वो कैरेक्टरफुल है, जो अब समझ ही रहे हो, जिसमें जिसका कैरेक्टर नहीं है तो कैरेक्टरलेस है। इंग्लिश का शब्द है, जोक सपाट है। उसी तरह से फिजिक्स में भी दो शब्द बनता है बेटा, एक होता है डायमेंशनल, मतलब जिसका डायमेंशन निकल जाए, और एक होता है डायमेंशनलेस, जैसे कैरेक्टर कैरेक्टरलेस, उसी तरह डायमेंशन डायमेंशनलेस। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकलता है उसको कहते हैं डायमेंशनल क्वांटिटी। कहीं बुक में या क्वेश्चन में देखना, कई बार लिखा हुआ आता है पेपर में कि डायमेंशनल क्वांटिटी। व्हाट इज डायमेंशनल क्वांटिटी? ऐसे क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन निकल जाए। जिसका डायमेंशन निकलता है उसको डायमेंशनल क्वांटिटी, और जिसका डायमेंशन नहीं निकल पाता है उसको कहते हैं बेटा डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या कहते हैं उसको? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो आज की क्लास में ये हम लोग लास्ट ले लेते हैं इसको, कि कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं अपने जिनकी डायमेंशन निकलती है, और कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिनकी डायमेंशन नहीं निकलती है। तो ये जो अपना डायमेंशन है बेटा, इसके भी दो वैरायटी हो गए। एक हो गया डायमेंशनल, मतलब जिनके डायमेंशन निकले, जैसे एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल मैंने कराया आज, वेलोसिटी, फोर्स, है ना, स्पीड, और भी, ये सब डायमेंशनल हो गए। दूसरा हो गया डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब जिसका डायमेंशन नहीं निकले। जैसे एग्जांपल में हमने ले लिया एंगल, स्ट्रेन, है ना, एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया, ये सब ऐसे चीजें जिनकी डायमेंशन नहीं निकलती है। ठीक है, तो डायमेंशन के भी दो टाइप्स हो गए, डायमेंशनल क्वांटिटी और डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन अगर निकले तो डायमेंशनल क्वांटिटी है, और जिसका नहीं निकले वो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसमें डायमेंशन के कुछ और टाइप्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको भी समझ लेते हैं। जैसे दो शब्द तुमने जरूर सुना होगा, एक होता है बेटा कांस्टेंट, एक होता है कांस्टेंट, और एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू नहीं बदले। जैसे एग्जांपल बताता हूं, अभी तुम कहां रहते हो, मान लो मैं बनारस में रहता हूं, तो मान लेता हूं तुम भी बनारस में रहते हो।
अगर कोई वाराणसी में रहता है तो बेटा वाराणसी में 5 कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। अगर वो बच्चा दिल्ली में रहता हो तो दिल्ली में 5 कैसे लिखा जाता है? बोलोगे सर जैसे बनारस में लिखा जाता है वैसे ही दिल्ली में लिखा जाता है। अगर कोई बच्चा जयपुर में रहता है तो जयपुर में 5 को कैसे लिखा जाता है? तो सर जैसे वाराणसी में लिखा जाता है वैसे ही दिल्ली में लिखा जाता है, उसी तरह जयपुर में लिखा जाता है। और अगर कोई बच्चा अमेरिका चला जाए तो अमेरिका में 5 को कैसे लिखेंगे? तो सर जैसे दिल्ली में लिखते हैं वैसे ही अमेरिका में लिखेंगे। तो तुमने ये देखा कि जगह तो हमने कई सारे बदल दिए, कभी बनारस, कभी दिल्ली, कभी जयपुर, कभी अमेरिका, लेकिन क्या ये 5 लिखने का तरीका या 5 बदला? नहीं बदला। तो ये कहीं जो अपनी वैल्यू नहीं बदलता है इसी को कहते हैं बेटा फिजिक्स में कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और जो हर बार अपनी वैल्यू बदल ले उसी को तो वेरिएबल कहते हैं। जैसे कोई मैथ्स का सवाल बनाते हो, x की वैल्यू 5 आती है, उसी सवाल को बनाओ अगले बार आंसर 10 आ जाएगा। उसी सवाल दूसरे सवाल को बनाओ, x की वैल्यू -10 आ गई, या कभी x की वैल्यू 3 आ गई। तो तुम देख रहे हो x तो वही है लेकिन उसकी वैल्यू बार बार बदल रही है। तो जो बदल जाए वो वेरिएबल और जो ना बदले वो कांस्टेंट। बात समझ में आई? जो बदल जाए वो वेरिएबल और जो ना बदले वो कांस्टेंट। अब इसी कांस्टेंट और वेरिएबल का यूज करके और ये डायमेंशन और डायमेंशन लेस का यूज करके फाइनली डायमेंशन का हम लोग 4 टाइप्स बनाने जा रहे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कितने टाइप्स बनाने जा रहे हैं? 4 टाइप्स बनाने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो 4 टाइप्स बनाएंगे हम लोग। पहला होगा डायमेंशनल कांस्टेंट। पहला क्या हो गया बेटा? डायमेंशनल कांस्टेंट। दूसरा हो गया डायमेंशन लेस कांस्टेंट। कितना आसान है, एक अगर डायमेंशनल कांस्टेंट है तो एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो गया। फिर उसी तरह एक हो गया डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल। तो अगला क्या हो गया? डायमेंशन लेस वेरिएबल। समझ गए होगे? एक हो गया डायमेंशनल कांस्टेंट, एक हो गया डायमेंशन लेस कांस्टेंट, एक हो गया डायमेंशनल वेरिएबल, एक हो गया डायमेंशन लेस वेरिएबल। तो कुल मिला के ये 4 टाइप्स हो गया आपके टाइप्स ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के आपके 4 टाइप्स हो गए, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल और डायमेंशन लेस वेरिएबल। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इन चारों का सर एग्जाम्पल तो दे दीजिए ताकि हमें याद रहे कि भाई डायमेंशनल कांस्टेंट है तो कौन कौन से हैं। तो याद रखना इसमें ट्रिक। क्या ट्रिक है बेटा? कि जितने भी नंबर्स हैं ऑल नंबर्स, अब नंबर्स 5 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 1/2 भी है, सब जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट है। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशन नहीं निकले, ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशन नहीं निकले। तो देखो कुछ ऐसे भी कांस्टेंट होते हैं जिनका डायमेंशन नहीं निकलता है और कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनका डायमेंशन निकलता है। तो जिनका निकलता है उसका भी मैंने एग्जांपल बताया था, कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ऐसा कांस्टेंट है, ये डायमेंशनल कांस्टेंट का पहले एग्जांपल। 1 मिनट रुक जाओ, इसको फिर से मैं लिख देता हूं एग्जांपल को। इरेजर जरा मैं ले लूं। हमें चारों के एग्जाम्पल लिखने हैं। एक तो लिखना है डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिनके डायमेंशन निकल जाए। तो डायमेंशनल कांस्टेंट में क्या आ जाएगा? अपना कैपिटल जी आ जाएगा। कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, तो ये हो गया डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशन नहीं निकाल सकते, तो ऑल नंबर्स, इसमें हो जाएगा ऑल नंबर्स। वो पीछे मैंने उल्टा लिख दिया था, तो इसमें हो जाएगा ऑल नंबर्स, जैसे 1/2, 2, 5, कुछ भी। अब डायमेंशनल वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल जिनका डायमेंशन हम निकाल सके। तो आज जितने भी निकाले ना तुमने, फोर्स, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब क्या है?
ये सब आपका है डायमेंशनल वेरिएबल। और लास्ट क्या है, डायमेंशन लेस वेरिएबल। कुछ ऐसे वेरिएबल भी हैं जिनका डायमेंशन नहीं निकल सकता है। एग्जाम्पल याद रखना बेटा, स्ट्रेन और एंगल, ये ऐसे चीज है जिनका डायमेंशन नहीं निकल सकता है। अब जैसे मैं एक का निकाल के भी दिखा देता हूं तुम्हें, ताकि तुम्हें भरोसा हो जाए भैया। एंगल का फॉर्मूला होता है बेटा, एंगल का फॉर्मूला, एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तुमने पढ़ा होगा। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा। तो लेंथ ऑफ आर्क एक तरह की तो लंबाई है ही, और रेडियस भी क्या है, एक तरह की लंबाई है। तो ये एल और एल इक्वल चीज है, कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया। और 1 तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और कैसा कांस्टेंट होता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं निकलता है। तो आज तुमने फाइनली सीख लिया कि जो अपना एंगल है, स्ट्रेन है, वो सब क्या है, डायमेंशन लेस है। तो फाइनली आज के क्लास में हम लोग वाइंड अप करते हैं आज के क्लास को। और आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स किस वर्ड से बना हुआ है, फिजिक्स के में जो हम जिस भी क्वांटिटी पे फिजिक्स पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, और वो जो हमारा क्वांटिटी होता है वो कितने तरह का होता है। 2 तरह का बताया, फंडामेंटल और डिराइव। और जब हम फंडामेंटल से डिराइव क्वांटिटी बनाते हैं तो बनाने के क्रम में उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और जो एक्सप्रेस करते हैं उस चीज को क्या कहते हैं, तो डायमेंशन कहते हैं। कई सारे क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना सीखा, और साथ ही साथ सीख लिया कि डायमेंशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल और डायमेंशन लेस वेरिएबल। इसके बाद की कहानी हम लोग करते हैं अगले क्लास यानी नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय सर।